एक बार जोरदार तालियां इन आयोजकों के लिए बजा दें। इतना शानदार सांस्कृतिक और पारिवारिक कार्यक्रम आपने संजोया है। निश्चित रूप से इस तरह के कार्यक्रम निरंतर लगातार होते रहने चाहिए। इन्हीं कार्यक्रमों से, ऐसे ही प्रोग्राम से हमारी संस्कृति बची रहेगी। दोस्तों, संस्कारों में जो बदलाव आया है, कितना परिवर्तन आ गया, मैं आपको बताऊं, स्थिति बड़ी खराब हो गई। आज से 25 साल पहले मैं पहली बार बंबई गयो। देखो, हम गांव के रहने वाले हैं और गांव और शहरों के संस्कारों में कितना फर्क हो गया। पहली बार बंबई गयो, घर से निकले बैग लेके, तो हमारा दादी बोली रहा, बेटा आज अत्तो बड़ो बैग लेके कट जा रहे है। मगर दादी, मैं आज बंबई जा रहा हूँ, मेरा बंबई कवि सम्मेलन में नंबर आ गया। अरे बोली, बेटा आपा बाहर गांव का आदमी, हाँ बंबई शहर के शहरा में ध्यान रखे, ठगा के मता जे, एकदम चौकन न रहना है। मैं दादी वाली बात ने गांठ बांध ली भाई जी, और जयपुर से गाड़ी पकड़ी, पहुंच गए बंबई। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन से बाहर निकले तो सामने एक 30 मंजिल की बिल्डिंग का काम चल रहा था। मैंने मेरी जिंदगी में उतनी ऊंची बिल्डिंग पहली बार देखी थी। मैं उसकी मंजिल गिनने लगा कि जाके गांव में बताऊंगा कि भाई अत्ता मंजिल की बिल्डिंग देख के आया हूं, बड़ा बनाऊंगा। मैंने उसकी मंजिल गिनने के लिए मुंह ऊपर किया। पीछे से एक पुलिस वाले ने समझ लिया कि ये बाहर गांव की बूच आई है। उसने आकर के मेरे पीठ में डंडा लगाया, बोला, भैया क्या कर रहा है? मैंने कहा, जी मैं तो इस बिल्डिंग की मंजिल गिन रहा हूँ। पुलिस वाला बोला, तेरे को पता है बंबई में मंजिल गिनने के पैसे लगते हैं, 2 रुपए प्रति मंजिल टैक्स है यहाँ पे। कितनी गिनी? मैं कहा, जी 20। बोले, निकाल 40 रुपए। मैंने खट पकड़ा दी। कार्यक्रम करके आ गए घर। 3-4 दिन बाद में दादी ने पूछा, बेटा आराम से आ गया, ठगाया तो नहीं ना? मैंने कहा, दादी तेरा पोता ठगा सकता है क्या? मैंने तो बंबई में स्टेशन से उतरते ही उस पुलिस वाले को पूरे 20 रुपए की चंपत लगाई। पूरी की पूरी 30 मंजिल गिननी थी, लेकिन हरामखोर को सिर्फ 20 ही बताई। 40 रुपए कमा के लाया हूँ। दादी बोली, भैया कमाई। तो मैं मुंबई की बात बताऊँ आपको, वहां हमने कार्यक्रम किया दिन में, और दूसरे दिन और प्रोग्राम था। एक रात हमारे पास खाली थी, तो हमारे एक मित्र रहते हैं वहां पे, संजीव जी सक्सेना। उन्होंने कहा, यार आज रात आप खाली ही तो हो, हमारे बंबई में एक सिनेमा हॉल बना है और उसमें 3D फिल्म लगी हुई है, चलो आपको फिल्म दिखा के लाते हैं। अब भाई जी 3D फिल्म में एक स्पेशल चश्मो लगा के देखनी पड़े, और भी मुझे सीन होना भाई लग जाना अपना नजदीक से गुजर रहे हैं। अब साहब हम चले गए सिनेमा हॉल में। हमारे साथ 3-4 कवि और थे, हरीश जी थे, वेद जी दादी थे, मैं था। हम हॉल में चले गए और आगे की लाइन में बैठे, हमारे से आगे एक महिला बैठी थी। उसके हाथ में 2 लीटर की थम्स अप वाली बोतल, उस समय बस स्टार्ट ही हुई थी मार्केट में आना, और वो बार बार में घूंट भरे उस बोतल की। वेद जी दादी जो जयपुर वाले हैं, उन्होंने कहा, यार ये महिला परेशान कर रही है। मैंने कहा, तेरे को कहां से कर रही है? बोले, यार कदे की बोतल आडा जा, कदे की कुणी आडा जा, आंखी छाया पड़ रही है, मालो चश्मा पर तो। मैंने कहा, तू थोड़ा ऊंचा हो जाए यार, अगली लाई है कोल्ड ड्रिंक पिएगी। वेद जी ने रुका नहीं गया। मैडम ने फिर घूंट बढ़ने की कोशिश करी। वेद दादी ने झपट्टा मारा और मैडम की बोतल छील करके और इस तरह से गटाकर 2 ही घूंट में बोतल को खाली कर दी, और बोला, मैडम ऐसे पिया जाता है कोल्ड ड्रिंक। आधे घंटे से परेशान कर रही थी। मैडम बोली, रे भैया कोल्ड ड्रिंक कौन पी रही थी? मैं तो जर्दा का पान खा रहा, क्या बिका पी रही थी। माहौल वहां पे गड़बड़ हो गया। मैं वेद जी को पकड़ करके ले गया, बाहर वेटिंग रूम में बिठा दिया। मैंने कहा, इस लड़ाई को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो अटे होल में फजीती होगी, लोग कूटेंगा। हम उस वेटिंग रूम में बैठे थे, वहीं पे छोटी छोटी दुकानें, केबिन बने हुए थे, पान के, सिगरेट के, स्नैक्स के, कोल्ड ड्रिंक्स के। एक लड़का सिगरेट वाले केबिन पे खड़ा, 18-20 साल का लड़का, एकदम टाइट जींस की पैंट पहन रखी, समझ में नहीं आ रही वो पजाई कैसे उसने अपनी टांगों में, और उटपटांग बालों की कटिंग, पतली सी सेंडो बनियान, और उस दुकान के मालिक को गालियां बकरा सिगरेट पीते पीते। मैंने हमारे संजीव जी जो सक्सेना मित्र थे उनको कहा, यार आपके बंबई में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। बोले, क्या हुआ पवन जी? मैंने कहा, वो देख वो लड़का 15-20 साल का लड़का, वो कितना बुजुर्ग आदमी बैठा दुकान में,
उसके साथ उटपटांग बातें कर रहा है, गालियां बक रहा है। बहुत गंदा है, तो माहौल बहुत गंदा हो रहा है। बगल में ही एक भाई साहब बैठे थे, बोले भैया वो लड़का नहीं है, मेरी बेटी है। ओहो, भारत की बेटियां इस तरह का संस्कार ले रही है। मैंने कहा भाई साहब माफ करना, आप ही उसके पिता हो, बाकी हम तो उसकी बात करते ही नहीं, हमें पता होता तो। उधर से आवाज आई कि मैं उसका बाप नहीं, उसकी माँ हूँ। ओहो, थे माँ हो। वो लेकर पैर रखी, टी शर्ट पैर रखी, पिकट बाल, कालो चश्मा, पता को लगा पुरुष है कि स्त्री। मैंने कहा मैडम आप तो मां नहीं हो सकते। फिर भी मैंने कहा छोड़ो होंगे, लेकिन वो लड़की आपकी क्या करती है? बोले मेरे को पता नहीं है क्या करती है, जयपुर रहती है। मैंने कहा जयपुर रहती है, शादी कर दी क्या? बोले काहे की शादी है, अभी तो 24 साल की हुई है। तो मैंने कहा जयपुर क्या करती है? अब बोले करने का मेरे को पता नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। मैंने कहा लिव इन रिलेशनशिप? महिला कहने लगी आप नहीं जान सकते, आप बाहर गांव में जो रहते हैं। मैंने कहा मैडम लिव इन रिलेशनशिप तो हम नहीं जानते, लेकिन इस तरह से रहने को हमारे गांव में काला मुंडा कराना कहते हैं। जी हाँ। मैडम बोली आप बाहर गांव के मूर्ख ही रहोगे, आपसे तो बात करने का जन्म रहे। मैंने कहा मैडम आपने जो पहन रखा है ना, छोटा सा नेकर पूर्ण मीटर का, और ये आधा मीटर की झोलकी पहन रखी है, इन इतने मीटर कपड़े में तो हमारे बालाजी महाराज की नहीं लगती है, और आप इसको फैशन कर रहे हो। मैडम बोली आपको पता ही नहीं है, आप रहे गांव के गवार, ये लेटेस्ट फैशन है। उच्च कुलीन घरानों की औरतें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, आपने फिल्मों में देखा नहीं है? लेटेस्ट कपड़ों की फैशन यही चली हुई है। मैंने कहा मैडम आप इसको फैशन कहते हो? तब वहां पे 2 लाइनें बनकर तैयार हुई गांव की तरफ से। मैंने कहा मैडम जी ये नग्नता ही यदि फैशन है, अरे आपका शरीर का 25% हिस्सा भी ढका हुआ नहीं है कपड़े से, आप इसको फैशन कह रही हो? कि नग्नता ही यदि फैशन है मैडम जी, तो हम मानव बहुत अभागे हैं इस फैशन के मामले में, तो फिर पशु हमसे बहुत आगे है, हमसे बहुत आगे है। तो जमाना, हालांकि पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारी पीढ़ी पे हो रहा है, कौन कैसे कपड़े पहने ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, ये हमें ही डिसीजन लेना है। लेकिन हम ऐसा लिबास पहने जिससे हमारे भारतीय सनातन संस्कृति हो, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा पहनावा होना चाहिए, हमारा रहन सहन होना चाहिए। इस लिव रिलेशनशिप और ये उटपटांग कपड़े पहनना हम सनातनियों के लिए बड़े शर्म की बात है। और मैं तो कहा करता हूं कि ये पश्चिम देशों की संस्कृति, पश्चिम देशों की संस्कृति इस हिंद में घुसती जा रही है, जिसमें भारत के नर ही नहीं अब तो नारी भी उलझती जा रही है। विवेकानंद जी का एक कथन है कि जिस देश के संस्कारों पर, जिस देश के पुरुषों पे दूसरे देशों के संस्कारों का असर होना शुरू हो जाता है, उस देश का ज्यादा बहुत कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जिस देश की महिलाओं पर विदेशी संस्कृति हावी हो जाएगी, उस देश के संस्कारों को भगवान भी बचा नहीं पाएंगे। हमें बचाना है। जिस ट्रेंड पे हम चले हैं उस ट्रेंड को वापस मोड़ करके हमें वापस हमारे सनातन में घुसना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि पश्चिम देशों की संस्कृति इस हिंद में घुसती जा रही है, जिसमें भारत के नर ही नहीं अब तो नारी भी उलझती जा रही है। साड़ी पल्लू सब छोड़ दिए, साड़ी पल्लू सब छोड़ दिए, फैशन झूले में झूल गई, नारी लज्जा का ध्यान नहीं वो आंचल तक को भूल गई। इसलिए जो 16 श्रृंगारों में से एक है उसका आंचल। आंचल के बिना, आंचल के बिना माओ की गोद, आंचल के बिना माओ की गोद अब कैसे सकून दे पाएगी। इस वेशभूषा को देख देख भारत माँ खुद शर्माएगी। क्या पहनावा कर दिया। कम से कम 8 मीटर कपड़ा, कम से कम 8 मीटर कपड़ा स्त्रियां शरीर पे धारण करके भारत के सनातनी परिवारों की औरतें चलती हैं, और अब 1.5 मीटर में सारा काम हो लागू। इस वेशभूषा को देख देख भारत माँ खुद शर्माएगी। आपने भारत माता की तस्वीर देखी होगी, उनका लहंगा, उनकी चुन्नर, उनका ब्लाउज और उनका पहनावा।
वही नकल हमें करनी है। इस वेशभूषा को देख देख भारत माँ खुद शर्माएगी। लगता है नई पीढ़ी, लगता है नई पीढ़ी तो अब आंचल को तरसी जाएगी, क्योंकि वो जींस टॉप वाली माएँ आंचल कहाँ से लाएंगी, आंचल कहाँ से लाएंगी। दोस्तों, ये कविता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे परिवारों में हम सब जो अब वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम और कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को अच्छे से रहना, खाना, पहनना सिखाएं। पढ़ाई लिखाई ये अलग चीजें हैं, आप कितनी इंग्लिश पढ़ाइए, विदेशी भाषाएं पढ़ाइए, लेकिन उनमें ऐसे संस्कार भर दीजिए कि वो हमारे सनातनी संस्कारों के अनुसार अपने वस्त्र पहने, अपना खाना खाएं, अपना व्यवहार रखें। इसीलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और मैं तो जहाँ भी इस तरह के पारिवारिक प्रोग्राम्स में जाता हूँ, ये बातें अनायास मेरे दिमाग में आ जाती हैं और बताने को मन करता है, क्योंकि ये समाज में विकृति बहुत आ चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और देश दुनिया में फैलाएं। जहाँ भी हमारे हिंदुस्तान के सनातनी लोग रहते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।